अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसिंग सीएसएस एंड पीएमएस। और इस वीडियो में हम सीएसएस के जनरल एबिलिटी के 2023 के पास्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। इससे पहले 2016 से 2022 तक के सॉल्व्ड पास्ट पेपर चैनल पे मौजूद हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। और मज़ीद अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मज़ीद इस तरह की जो टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियोस हैं या गाइडेंस वीडियोस हैं या लेक्चर वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें। और जनरल एबिलिटी में ये इस पेपर्स में हम जितने भी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहे होंगे वो सारे उनके लेक्चर्स जो हैं वो भी मौजूद हैं, आप वो भी देख सकते हैं। तो ये जो अगर बात करें हम 2023 के जनरल एबिलिटी के पेपर के, तो ये थोड़ा सा नॉन ट्रेडिशनल पेपर था। लाइक पहले हमारे पास एज के क्वेश्चंस होते हैं या डायरेक्शन के क्वेश्चंस होते हैं या इंटेलिजेंस क्वोशिएंट वगैरह वाले क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इस पेपर में थोड़े दूसरे किस्म के क्वेश्चंस थे। तो हम देखते हैं और उन क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए है, जिसमें वो कह रहे हैं A telephone company charges initially 0.50 and then rupees 0.11 for every minute। यानी टेलीफोन कंपनी है, इनिशियली वो 0.50 चार्ज कर रही है और उसके बाद हर मिनट का वो 0.11 चार्ज कर रही है। राइट एन एक्सप्रेशन दैट गिव्स द कॉस्ट ऑफ ऑल कॉल्स दैट लास्ट n मिनट। यानी आपने एक ऐसी कॉल की कॉस्ट बतानी है जो कि n मिनट तक रही है। तो सबसे पहले इनिशियल कॉस्ट 0.50, पर मिनट कॉस्ट 0.11। तो n मिनट कॉस्ट क्या होगी? अगर हम 0.11 को n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगी, जिससे हम n मिनट्स की कॉल जो है उसकी कॉस्ट का अंदाजा कर सके, उसे मालूम कर सके। तो x इज इक्वल टू जो इनिशियल वैल्यू थी जमा जो n मिनट कॉल की कॉस्ट है वो, तो ये वाली आपके पास एक्सप्रेशन आ जाती है। एक्सप्रेशन n मिनट कॉल की क्या कॉस्ट होगी। नेक्स्ट हमारे पास एक सीरीज है जिनमें हमने मिसिंग नंबर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले 1, 8, 4, 27, 9 और मिसिंग नंबर। अब अगर आप गौर करें इस सीरीज में, तो ये जो पहली है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1 है, देन क्या है? 2 क्यूब, फिर 2 स्क्वायर, फिर 3 क्यूब, फिर 3 स्क्वायर, फिर 4 क्यूब, फिर 4 स्क्वायर। तो मिसिंग नंबर आपका क्या हुआ? 4 क्यूब हुआ आपका मिसिंग नंबर। और 4 क्यूब जो है वो 64 के बराबर होता है। इसी तरह अगर हम सेकंड सीरीज देखते हैं, सेकंड सीरीज में जो है वो है 3, 6, 8, 16 और 18। अब देखिए, अब ये इस तरह से है, ये है 3, 6, 8, 16, 18 और मिसिंग नंबर। अब अगर 3 को आप मल्टीप्लाई करें 2 से तो 6 आता है। फिर अगर 6 को जो है 6 में 2 ऐड करें तो हमारे पास 8 आता है। 8 से 2 मल्टीप्लाई करें 16 आता है। 16 में 2 ऐड करें 18 आता है। यानी अगली टर्म ऐसी आएगी जब हमने 18 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आती है, और 36 ही हमारी सीरीज की मिसिंग टर्म है। नेक्स्ट हमारे पास है 2, 8, 5, 12। अब आप देखें, ये है 2, 8 और 5, 12 और देन हमारे पास मिसिंग नंबर है। अब ये 2 है, नेक्स्ट 2 का क्यूब है। फिर ये जो यहाँ पे नंबर आता है अगला नंबर, यानी 5, 12, 8 का क्यूब है। 8 का क्यूब 5, 12 होते हैं। अब यानी कि जो अगला नंबर है वो पिछले नंबर का क्यूब लेने से बन रहा है। तो ये मिसिंग नंबर क्या होगा? जब हम 5, 12 का क्या ले लेंगे? क्यूब ले लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आएगा? मिसिंग नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 81 है, 9 है, 64 है, 8 है। अब देखें, ये 81, 9, 64, 8 मिसिंग नंबर और 12। अब 81 क्या होता है? 9 का स्क्वायर, 9 यहाँ पे पड़ा हुआ है। फिर 64, 8 का स्क्वायर, 8 इधर पड़ा हुआ है। यानी कि जो प्रीसीडिंग नंबर पिछला नंबर है वो अगले नंबर का स्क्वायर लेने से बन रहा है। 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा? 12 का स्क्वायर, यानी कि 144 हमारी मिसिंग टर्म होगी। नेक्स्ट है हमारे पास सीरीज का अगला क्वेश्चन है 6 है, 11 है, 21,
36, 56 और मिसिंग नंबर है। अब ये किस तरह से बन रही है, जब आप 6 में 5 ऐड करेंगे 11 आते हैं, 11 में 10 ऐड करेंगे 21 आते हैं, 21 में 15 ऐड करें 36 आते हैं, 36 में 20 ऐड करें 56 आते हैं। यानी हम क्या कर रहे हैं, 5 के मल्टीपल्स को ऐड कर रहे हैं। तो 20 से नेक्स्ट वाला 5 का मल्टीपल क्या होता है, 25। यानी हमने 56 में 25 को ऐड करना है, तो हमारे पास मिसिंग नंबर आ जाएगा। और वो नंबर कौन सा है, जब हम 56 में से में 25 को ऐड करते हैं तो वो हमारे पास 81 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के सी पार्ट में वो कहते हैं कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गिवन बिलो इज 14 सेंटीमीटर, 114 सेंटीमीटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड करना है। ये हमारे पास रेक्टेंगल गिवन थी 3x - 1, 2x + 5, 2x - 3। अब देखिए अपोजिट साइड्स चूंकि जो है हमारे पास बराबर होती हैं, तो 2x - 3 इस तरफ है, 2x - 3 ही जो है वो इस तरफ भी होगा, राइट साइड पे भी होगा। और अपोजिट साइड चूंकि बराबर होती हैं, तो ये 3x - y किसके बराबर होगा, 2x जमा y के बराबर होगा। सिंप्लीफाई कर ले तो x = 2y आता है, इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। फिर पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी तमाम जो साइड्स हैं उनका सम ले दे तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाता है। पेरीमीटर गिवन है 114 सेंटीमीटर, 114 पुट करें, बाकी जो सारी साइड है 2x - 3 जमा 3x - 5 जमा 2x - 3 जमा 2x + 5, इन सबको ऐड करें, सिंप्लीफाई करें, 9x - 6 आ जाते हैं। मजीद सिंप्लीफाई करें, 9x = 120 आ जाते हैं। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 से जो x = 2y की वैल्यू है वो वैल्यू इस इक्वेशन में इंसर्ट करें, तो ये आ गया y = 120/18 या y = 6.667 सेंटीमीटर। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये वाली y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, x = 2y में, तो ये पुट करें x की वैल्यू 13.334 सेंटीमीटर आ जाती है। यानी कि अब आपने क्या करना है, आपने ये जो x और y की वैल्यूज है इनमें पुट करनी है। 3x - y में x की वैल्यू पुट करें तो 33.335 आ जाते हैं, 2x - 3 में x की वैल्यू पुट करें 23.668 आ जाते हैं, 2x + y में पुट करें फिर 33.335 आ जाते हैं, और इसी तरह इसमें पुट करें तो ये आ जाते हैं। अब देखें, यानी कि इस रेक्टेंगल की आपके पास विड्थ क्या आ गई है, विड्थ आ गई है 23.668 और लेंथ आ गई है 33.335। अब एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ कर देंगे 788.90 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है गिवन रेक्टेंगल की हमारे पास एरिया हो जाएगा। पार्ट डी में वो कहता है कि अहमद स्टैंड्स एट अ पॉइंट डी। अहमद कोई लड़का है जो कि यहाँ पे खड़ा हुआ है डी पॉइंट पर, 2 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ स्पॉटलाइट एट अ पॉइंट ए। कोई पॉइंट ए है उससे 2 मीटर के फासले पे खड़ा हुआ है। ही इज 1.6 मीटर टॉल, तो डी की जो हाइट है वो क्या है 1.6 मीटर है, एंड इज फेसिंग वॉल ऑफ अ बिल्डिंग विच इज 10.5 मीटर अवे फ्रॉम हिम। तो ये कोई वॉल है जो अली जो है अहमद जो है वो उससे 10.5 मीटर के फासले पर खड़ा हुआ है। अब आपने फाइंड क्या करना है, हाउ टॉल ही इज हिज शेडो ऑन वॉल ऑफ बिल्डिंग, कि अली का जो शेडो ये वॉल पे पड़ रहा है, फर्ज करें वो BC है, उसकी हमने जो है वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो BC अननोन है। अब देखें, अब ट्रायंगुलर थ्योरम के मुताबिक ये जो दो ट्रायंगल्स होंगी वो सिमिलर होंगी। कौन कौन सी ट्रायंगल, ये जो ABC है और ADE है, ये दोनों, ये ABC ADE और पूरी की पूरी ABC दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनकी रेशियो भी क्या होगी, इक्वल होगी। यानी AD डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू DE ओवर BC। ठीक है, तो हमने वैल्यूज AD की वैल्यू क्या है, AD की वैल्यू 2 है, डिवाइडेड बाय AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू है ये 2 जमा ये 10.5 दिया। DE की क्या वैल्यू है, DE उसकी अहमद की हाइट थी 1.6 है, BC अननोन है, BC इधर आ गया। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो BC की वैल्यू यानी कि अली अहमद की जो हाइट है वो क्या आ जाएगी, 10 मीटर उसकी हाइट आ जाएगी। अच्छा, अब जो है अब क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए देखते हैं। इसमें वो कह रहे हैं कि अली
इज स्टैंडिंग 10 मीटर अवे फ्रॉम अ ट्री। अब ये कोई अली बना हुआ है, अली जो है ये ट्री है, अली उस ट्री से 10 मीटर के फासले पर है। द डिस्टेंस फ्रॉम हिज आईज ऑफ हिज आईज फ्रॉम हिज फीट इज 1.5 मीटर, यानी उसकी आंखों से उसके पांव तक का फासला, दूसरे लफ्जों में ये उसकी हाइट बता रही है कि वो 1.5 मीटर है। गिवन दैट डिस्टेंस फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ ट्री इज 15 मीटर। तो यहाँ पे अली की आंखों से लेकर टॉप ऑफ ट्री तक का जो डिस्टेंस है वो 15 मीटर है। हमने फाइंड क्या करनी है, हमने ट्री की हाइट जो है ये हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप देख लें, अब ये हमारे पास एक अगर ये पहले गिवन था तो हम यहाँ पे इस पॉइंट को और इन पॉइंट्स को मिला दें तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाती है। यहाँ पे 10 मीटर है फासला, तो उसके ऑपोजिट भी क्या होगा, 10 मीटर ही होगा। 10 और 15 हमें दी हुई है, ये हमारे पास जो है राइट ट्रायंगल है। तीसरी साइड हमने फाइंड करनी है, विल यूज पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट करें, 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर जमा BC स्क्वायर। तो BC जो है ये वाली वैल्यू है, ठीक है। तो BC की वैल्यू क्या आ गई, 125, या हमारे पास क्या आ गई 11.18 मीटर, यानी ये 11.18 मीटर आ गई। अब देखिए, अब हमने फाइंड क्या करनी है, हमने हाइट ऑफ ट्री फाइंड करनी है। तो 11.8 ये ऊपर वाला आ गई है, यहाँ तक ट्री की हाइट। नीचे की ये वाली जो हाइट है ये उसकी ही एक्चुअली में हाइट है ना, जो अली की है। तो अली की 1.5 है, दैट मीन्स वील ऐड 1.5 इंटू 11.8। तो 1.5 जमा 11.8 क्या आ जाएगा, 12.6 मीटर आ जाएगा। तो ये हमारे पास ट्री की हाइट है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जम्बल्ड स्पेलिंग्स है, उनसे अपने वर्ड्स बनाने हैं। ये पहला जम्बल्ड स्पेलिंग था, इसका वर्ड बनेगा एनगल्फ, इसका बन जाएगा स्नेक स्नैक, इसका बन जाएगा फियर्स, इसका बन जाएगा पॉमग्रेनेट, और इसका बन जाएगा पंपकिन। ये जम्बल्ड वर्ड्स हैं, इनका इनसे जो है ये हमने वर्ड्स बना लिए। पार्ट सी में वो कहता है कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन अ रेगुलर हेक्सागोन एंड ऑक्टागोन आपने ड्रॉ करनी है, और एक सर्कल में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं वो बतानी है। तो सबसे पहले तो आपको लाइन ऑफ सिमेट्री का कॉन्सेप्ट समझना है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री वो वाली लाइन होती है जो किसी ऑब्जेक्ट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है और वो सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट में से गुजर रही है। तो एक रेगुलर हेक्सागोन, हेक्सागोन क्या होती है, जिसकी 6 साइड्स। तो ये एक रेगुलर हेक्सागोन बनी हुई है जिसकी 6 साइड्स हैं। नंबर ऑफ इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है ये वाली 6 जो है इसकी नंबर ऑफ इसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री आ जाएंगी। नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री ऑफ रेगुलर ऑक्टागोन, ऑक्टागोन की जो है हमारे पास 8 साइड्स होती हैं, ये ऑक्टागोन बनी हुई है, और ये इसकी लाइंस ऑफ सिमेट्रीज हैं जो कि वो भी 8 है। अब देखिए, जब हमने नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्रीज इन अ सर्कल बतानी है, अब देखिए एक सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस होती हैं जो उसके सेंटर में से गुजर सकती हैं। दैट मींस कि एक सर्कल की लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो इनफाइनाइट होती है। तो ये सर्कल है, इसकी इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री है। पार्ट डी में वो कह रहे हैं कि हाइट ऑफ एन इजिप्टियन पिरामिड जो है वो 146.6 मीटर है, बेस लेंथ जो है वो 230.6 मीटर है। हमने पिरामिड का वॉल्यूम फाइंड करना है। हाइट ऑफ पिरामिड दी हुई है, बेस दी हुई है, वॉल्यूम का फार्मूला आता है 1/3 मल्टीप्लाई एरिया मल्टीप्लाई हाइट। हाइट तो हमारे पास है बट वी डोंट हैव एरिया, तो पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगुलर पिरामिड कैलकुलेट कर लेंगे। तो उसका फॉर्मूला आता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये वैल्यूज हमारे पास गिवन है, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये जो है ये हमारे पास क्या आ गया है, एरिया आ गया। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, एरिया की वैल्यू, हाइट की वैल्यू पुट करें, 3 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें वो कह रहे हैं कि अली जो है एक ओवन खरीदता है 36,800 रुपीज का, और उसे 8.5% की प्रॉफिट पे उसे बेच देते हैं। उसने कितने का बेचा है ये हमने फाइंड करना है। अब देखिए, परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है न्यू प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस, यानी जो प्रॉफिट हो गया। तो न्यू प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू परसेंटेज प्रॉफिट। यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज प्रॉफिट की भी वैल्यू गिवन है, हमारे पास ओरिजिनल प्राइस भी गिवन है, और न्यू प्राइस या सेलिंग प्राइस गिवन नहीं है, वो हमने फाइंड कर लेनी है। रीअरेंज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 39,928 जो है ये न्यू प्राइस है किसकी, ओवन।
अगला क्वेश्चन हमारे पास प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अगेन इस पे एक पूरी वीडियो जो है वो चैनल पे पड़ी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं अगर आपको प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर नहीं है। तो इस पार्ट में वो कह रहे हैं कि कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 12 कार्ड्स, के एक कार्ड जो है वो 12 कार्ड्स हैं किसी बॉक्स में, उसमें से एक कार्ड उठाते हैं। वो 12 कार्ड कौन कौन से हैं? वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि हम 8 ड्रा करते हैं, फिर इवन नंबर ड्रा करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर ड्रा करते हैं, नेगेटिव नंबर ड्रा करते हैं, या नंबर लेस देन 13 ड्रा करते हैं। इसकी हमने प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड कर लेंगे। अब देखिए सैंपल स्पेस क्या है, 12 नंबर्स है ना, तो 12 जो है वो आपके पास सैंपल स्पेस है, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेसिस कितनी है, स्पेस कितनी है, तो वो 12 चूंकि नंबर है तो एन ऑफ एस नंबर है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, यानी फेवरेबल को आउटकम से अगर ए कोई इवेंट है तो उसे हम एन ऑफ ए से रिप्रेजेंट करेंगे और टोटल आउटकम्स को हम एन ऑफ एस से रिप्रेजेंट करें। तो सबसे पहले हमने 8 ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। लेट ए जो है हमारे पास इवेंट है कि हमने 8 ड्रॉ की है। अब 8 देखें, 12 कार्ड्स में से आप कितनी बारी 8 ड्रॉ कर सकते हैं? 1 से लेकर 12 तक कार्ड है तो 8 जाहिर सी बात है एक बार ही आएगा, तो एन ऑफ ए 1 आ गया। और पी ऑफ ए क्या होता है? पी ऑफ ए होता है एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ ए 1 है, एन ऑफ एस 12, वैल्यू पुट करी तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई 8 ड्रा करने की। नेक्स्ट हमारे पास इवन नंबर आपने ड्रा करने हैं। अब 1 से लेकर 12 तक जितने इवन नंबर्स हैं वो लिख लिए हैं, काउंट करें तो वो 6 आ जाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, तो 1/2 आ गई। फिर परफेक्ट स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी, अब देखें परफेक्ट स्क्वायर 2 ही है ना 1 से 12 तक, एक तो 4 आ सकता है जो कि 2 स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर है, एक जो है 9 आ सकता है जो 3 स्क्वायर का, इसके अलावा तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इससे अगला परफेक्ट स्क्वायर 4 का स्क्वायर होता है यानी 16 होता है, वो तो 12 तक नहीं आता। तो 2 ही है तो एन ऑफ सी 2 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या आ जाएगी? 1/6 आ जाएगी। फिर डी जो है आपने कोई नेगेटिव नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, चूंकि 1 से लेकर 12 तक हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं तो नेगेटिव की प्रोबेबिलिटी 0 आ गई, और नंबर 0 आ गया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या आ गई? 0/12 यानी कि 0 आ गई। फिर ये जो है नंबर लेस देन 13 निकालने हैं, आप सारे के सारे नंबर 13 से छोटे हैं, यानी एन ऑफ ई हमारे पास क्या है? एन ऑफ ई हमारे पास है 12, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आ जाएगा? 12/12, यानी कि 1 जो है वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें वो कहते हैं कि न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर डिटेक्ट्स अल्फा रेज per second. When energy of alpha rays is MeV increase, नंबर ऑफ काउंट्स ऑन डिटेक्टर आल्सो इंक्रीजेज, यानी जब आपके पास अल्फा रेस की एनर्जी इंक्रीज होती है, अल्फा रेस की एनर्जी इंक्रीज हुई, जो नंबर ऑफ काउंट्स है डिटेक्टर पे वो भी इंक्रीज हो जाता है, यानी इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। लीनियरली इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, यानी इनका जो ग्राफ होगा वो लीनियर होगा। ये आपके पास टेबल दिया हुआ है, आपने इस नंबर ऑफ काउंट्स का एज ए फंक्शन ऑफ एमईवी, यानी आपके पास जो ये एमईवी होगा ये आपके पास एक्स एक्सिस पे होगा और ये आपके पास वाई एक्सिस पे होगा। आपने एक ग्राफ ड्रॉ करना है और अननोन एनर्जी ऑफ अल्फा, जो अननोन अल्फा रेज है वो कैलकुलेट करने हैं जब काउंट जो है वो 31600 आएगा। तो सबसे पहले तो टेबल गिवन है, ये आपने जो है ग्राफ सिंपल वैल्यूज देख देख के तो ग्राफ पॉइंट्स ड्रा कर लेंगे। 0.25 पे जो है वो 17,500 है जो कि तकरीबन यहाँ पे आ रही है। इसी तरह अगला ये सारा आपने ड्रॉ कर लिया। अब हमने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ एनर्जी 31,600 पर, यानी 31,600 जो है वो इसके दरमियान में है। ये जो है ये हमारे पास हम इसे जो है वो ये हमारे पास y1 आ जाएगा, ये जो है ये y2 आ जाएगा, ये हमारे पास x1 आ जाएगा, ये x2 आ जाएगा। फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्मूला y2 माइनस 1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर x माइनस x1। वैल्यूज जो हैं y2 और y1 x2 x1 की वो वैल्यूज हम पुट करेंगे। x की वैल्यू जो है वो y की तो हमारे पास है 31600, x की वैल्यू हमने इन्हें सिंप्लीफाई करके फाउंड कर लेनी है, फाइंड कर लेनी है, वो 0.72 आती है। तो ये दी वैल्यू ऑफ ई एट 31,600 काउंट जो है वो क्या आ जाती है? 0.72 आ जाती है।
नेक्स्ट हमारे पास है कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x के, ठीक है, y जो है वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और y को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन अगर हम खत्म करें तो k जो है वो कांस्टेंट आ जाता है, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर आ गया। हम इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं। y इज इक्वल टू m है फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x, फाइंड एन एक्सप्रेशन ऑफ फॉर y इन टर्म्स ऑफ m when value of x is doubled। तो y जो है m के बराबर है, तो इस इक्वेशन में y की जगह m पुट करें तो m इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर आ गया। k की वैल्यू निकालें तो m ओवर एक्स स्क्वायर आ गया, इसे हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। x को फिर हमने डबल करना है, उसकी एक्सप्रेशन फाइंड करनी है, यानी x की जगह पे 2x आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें। y इज इक्वल टू के इंटू 2x का स्क्वायर, y इज इक्वल टू 4 के एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या आ गया y ओवर 4 k आ गया। अब ये जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है इसे आप इक्वेशन 2 में पुट करें, क्योंकि हमने m में जो है वो इंप्रेशन एक्सप्रेशन निकालनी है। तो k इज इक्वल टू m ओवर y ओवर 4k आ गया या 4m k ओवर y आ गया। आप देखेंगे इस तरह है ना, k इज इक्वल टू 4mk ओवर y, इस k से ये k कैंसिल, पीछे क्या बच गया, यहाँ पे जो है वो 1 इज इक्वल टू 4m ओवर y, या दूसरे लफ्जों में y इज इक्वल टू 4m जो है हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गई है y इन टर्म्स ऑफ m। तो ये हमारे पास जो था 2023 का जनरल एबिलिटी का पास्ट पेपर था। बाकी पास्ट पेपर अगर आपने नहीं देखे तो वो भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो, इस सीरीज के अगली वीडियोस में हम इंशाल्लाह ताला या तो कुछ और टॉपिक्स करेंगे या मजीद कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करेंगे, जिस तरह से आप अपने क्वेश्चंस को, जनरल एबिलिटी के क्वेश्चंस को आसान बना के उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।